खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिल की किस्तें महदूद करने के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में जमा। रुकन सूबाई असेंबली सादिया जावेद ने करारदाद का नोटिस जमा करा दिया है। आपको बताएं कि बिजली के बिल की किस्तें महदूद करने के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में जमा हो गई। रुकन सूबाई असेंबली सादिया जावेद ने करारदाद का नोटिस जमा करा दिया है। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रुकने सूबाई असेंबली की सादिया जावेद ने जो है वो बिजली के बिल की किस्तों के महदूद करने के खिलाफ जो है वो असेंबली में करारदाद पेश कराने के जो है वो करारदाद बना ली है, रेजोल्यूशन बना लिया है। रुकने सूबाई असेंबली सादिया जावेद ने करारदाद का नोटिस जमा करा दिया। बिजली के बिलों में किस्तों में अदायगी हक छीन लिया गया है, जबकि नेपरा सार्फिंग को फायदा पहुँचाने वाले सार्फ का इंतजाम बहाल करे और कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तामील फौरी तौर पर वापस ले, जबकि करारदाद सिंध असेंबली के कल से शुरू होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, यहाँ बात करेंगे एलपीजी के हवाले से और आपको बताएंगे कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स में सोहराबकोट, गुलशन ममार, जमाली पुल में गैर कानूनी फिलिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है और भी दीगर इजलास में शामिल है। आइए इस रिपोर्ट में देखिए। गैर कानूनी तौर पर एलपीजी सिलेंडर्स भरने वाले इंसानी जानों से खेलने लगे। गुंजान आबाद इलाकों और गली मोहल्लों में खुलेआम खतरनाक कारोबार होने लगा। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस इमरान फारूकी कहते हैं कि एलपीजी की फिलिंग गैर तरबियत याफ्ता अफराद कर रहे हैं, जो लीकेज भी चेक नहीं कर सकते। शहर भर में धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है, लेकिन मुताल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। दुकानदार और शहरियों ने हादसात की वजह गैर मियारी सिलेंडर के इस्तेमाल को करार दे दिया। कहा, लोग महंगा फोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन महंगा सिलेंडर नहीं खरीदते। भरते नहीं, हल्के सिलेंडर लाते, जंग वाले लाते हैं, कलर दिया होता है, उनको तो नया नज़र आता है, लेकिन वो नया नहीं अंदर से गला होता है, इसलिए फटने का खतरा होता है। यार मसला सारा ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है ये वाले सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास जो है गैस ये ऑक्सीजन सिलेंडर थे ना, वो वाले सिलेंडर पड़े हैं। ये वाला जो सीएनजी वाला सिलेंडर है, ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार PSI का प्रेशर झेल सकता है। सेफ्टी इसकी है कि सिलेंडर अच्छा होना चाहिए, नया लगाएं, पुराने वाला जो एक्सपायर होता है वो ना लगाएं, लोगों की जान भी खतरे में ना डालें। गुलशन इकबाल, किमाड़ी, लियारी, बल्दिया टाउन और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग की जा रही है। कैमरा टीम थी रिपोर्टर अयाज राना के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कि इंतजामिया की लापरवाही के बायस गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन पर कारोबार इंसानी जानों के लिए खतरा बनने लगा है। दुकानदारों के मुताबिक गैर मयारी सिलेंडर्स हादसे की वजह बनते हैं। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की धड़ल्ले से फ़रोख्त जारी है। इस हवाले से देख रहे हैं कि अब जो गुंजानाबाद इलाके हैं, ख़ासतौर पर रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी एलपीजी की दुकानें खुल गई, जबकि इस हवाले से ओगरा के वाज़ेह अहकामात है कि उन इलाकों में दुकानें नहीं खोली जा सकती जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि ख़तरात जो है वो इस हवाले से शदीद होते हैं। तो मैं इस वक्त एक एलपीजी की दुकान में मौजूद हूँ, ये भी एक रिहायशी इलाका है, उनसे जानते हैं। नहीं, इसकी ट्रेनिंग तो होती है और फिलिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा सीखा जाता है। सीखने के बाद ही सिलेंडर को फिल किया जाता है। और जो फटने की जो सूरत हाल होती है ना, वो जैसे कि कस्टमर का कमज़ोर सिलेंडर हो तो कुछ दुकानदार की भी गलती होती है कि वो चेक करे, सिलेंडर को चेक करके भरे कि ये इतना गैस बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास कितना प्रेशर पड़ा है, हम इसमें गैस डालेंगे तो ये सिलेंडर इतना वेट बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फिलिंग वाले की भी थोड़ी होती है। और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, बोलते हैं नहीं आप डाल दें, मैं डलवाता रहता हूँ इतनी गैस, तो वो कुछ ज़बरदस्ती का। अब जो काम कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है इस मामले में। कस्टमर तो बोलता है बस आप डाल दें, तो बात कभी बहस भी हो जाती है उनके साथ कि यार हम इतना नहीं डाल के देंगे, पर वो कभी जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। फिर कुछ नए लोग, अब जैसे कि घरों की गैस नहीं आ रही है, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं कि हमारा ये वॉल मसला कर रहा है, ये यहाँ से गैस निकल रही है, आप, अब वो ये बोलते हैं कि आप यहाँ पे हमें आग लगा के चेक करवाएं। तो ये तो दुकानदार का काम है, उसको मना करें भाई गैस की दुकान है, हम ये आपको यहाँ चेक नहीं करवा सकते, वाल की चेकिंग करना हमारा काम नहीं है, ये आपने जहाँ से लिया है वहाँ आप जाके चेक कराएं, हम फिलिंग करते हैं, हमारा काम है फिलिंग करके देना। अब जो 2 पैसे लेने के लिए बोले मैं चेक करके देता हूँ, मैं इसको यूँ करता हूँ,
तो फिर वो बाद में नुकसान ही उठाते हैं। बिल्कुल देखें, जैसे कि एलपीजी के जो दुकानदार है जो अरसा दराज से काम कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज भी और पता है कि किस तरह फिलिंग्स के जो तरीक़ेकार उनको प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि अब बहुत से ऐसे लोग हैं, चूँकि शहर में डिमांड ज़्यादा हो गई है, एलपीजी की गैस की किल्लत है, तो बेशतर ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हो गए हैं, जिनको कुछ भी इस फील्ड के हवाले से नहीं पता, तो वो 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर ही इस कारोबार में आ जाते हैं। तो छोटी सी गलती की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और देखा कि हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसकी वजह से पूरी हाइप क्रिएट हुई है। उस वक्त शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यह कारोबार जो है वो धड़ल्ले के साथ जारी है। कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में गैस सिलेंडर्स की दुकानों की बढ़ती तादाद की वजह सामने आ गई। यूसी चेयरमैन हामिद हुसैन का कहना है कि इलाके में गैस की किल्लत इस कारोबार को हवा दे रही है। गैस कंपनी को चाहिए कि किल्लत को कम करें। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखें अगर हम अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी की तरफ आएँ तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानों के अंदर जो है वो सिलेंडर की दुकानें लगी हुई हैं जो किसी भी किस्म के बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। ये दुकानें क्यों इतनी हद तक बढ़ गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूसी चेयरमैन जो है वो मौजूद हैं, यूसी 6 के, और चन्नेसर टाउन से इनका ताल्लुक है। हम सर मुझे बताइएगा कि इस जो तादाद है इन दुकानों की, इतनी बढ़ती हुई तादाद, इसकी क्या वजह है? यहाँ पर गैस नहीं है, क्या वजह है इसकी? ये जो गैस की हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, ये शॉर्टेज ऑफ गैस बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग के अलावा भी लोगों के घरों में गैस की सप्लाई ना होने के बराबर लाइनों में पानी आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये इलाके में सिलेंडर एलपीजी गैस की जगह जगह पे दुकानें खुल गई हैं। एक आसान कारोबार बन गया प्रॉफिट वाला लोगों के लिए, तो ये है तो गलत है, इसका नुकसान भी है। मगर इसके बरक्स अगर हम इसके दूसरे पहलू पे जाएँ कि जब लोगों को लाइन में गैस नहीं मिलेगी तो उन्होंने गैस तो कहीं ना कहीं से अवेल करनी है घर का चूल्हा जलाने के लिए। तो ये बड़ा इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि गैस की सप्लाई का ना होना लाइनों के अंदर, और फिर एलपीजी की दुकानों का गलियों में खुल जाना। मगर सहूलत के साथ साथ ये गलत भी है ताकि किसी हादसे का सबब बन सकता है। मगर इसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट सतह पे। जो कंपनियां जो उनको लाइसेंस इशू करती हैं उनको कोई सिस्टम हो, उनको बाकायदा से एक मैकेनिज़्म बना हुआ हो कि दुकान किस तरीके से किस हिसाब से मैनेज होगी। मगर साथ ही साथ इस बात को भी हमें मुमकिन बनाना होगा इंतज़ाम। और अपनी खुसूसी तौर पे मैं इस बात पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि गैस जब लाइनों में नहीं आएगी तो ये जवाज़ मज़ीद बढ़ेंगे दुकानें खुलने के। तो हमें किसी भी तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा कि एक इसका पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू दोनों को देखना पड़ेगा। अगर गैस पूरी हो जाएगी तो कोई बंदा एलपीजी के सिलेंडर की दुकान पर नहीं जाएगा। अगर वो फ्रेंचाइज सिस्टम यहाँ पर आ जाता है तो उसके तहत जो है हर वार्ड के अंदर एक फ्रेंचाइज बन जाए और उधर जैसे जाकर के लोग बासानी ख़रीद लें, जहाँ पर जो है हर किस्म का जो है सेफ्टी के जो है वो इक़दाम भी किए जाएँ। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो सिलेंडर है उनमें जो फाइबर के सिलेंडर का इस्तेमाल है वो जो है बेहतरी ला सकता है, किसी भी किस्म के बड़े हादसे से बचा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में खुलेआम एलपीजी गैस फिलिंग स्टेशन पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। शहर कायद को कलन के शहर से मुजमों का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं स्टेक होल्डर से बात करूंगा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखें, मैंने तो एक लफ्ज़ कहा कि शहर लावारिस है। शहर कायद को शहर लावारिस बना दिया है। जो शहर कलम से जाना पहचाना जाता था उसे आज रोशनियों के शहर के बजाय मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, जिसे इंशाअल्लाह हम नहीं बनने देंगे। हम तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह हैदराबाद साने पे मैं वहाँ खुद गया और जिस जगह पर ये वाक़या हुआ था वहाँ जाके मैंने लोगों से बात की। तमाम घरानों को अल्हम्दुलिल्लाह हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। और ये जो आपने बात की है इस पर भी मैं एक अलहदा से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको बुलाऊंगा। और ये एक नई टेक्नोलॉजी है कि ये सिलेंडर फाइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें उस पर जाना पड़ेगा और साथ साथ इसे शहरी इलाकों से दूर करना पड़ेगा। और ये करना है क्योंकि आज हैदराबाद में हुआ है, कल अल्लाह ना करे सानिया पूरे पाकिस्तान में या शहर में होगा, तो हम पहले से उसके वो मेजर्स लें कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनक के अरूज पर हैं। काले, सफ़ेद, लाल और कत्थाई ऊँट शहरी की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरी ऊँटों की कीमतें सुनकर दंग रह गए। कहते हैं कि ऊँट जो 1 लाख रुपए का मिलता था वो आज 7 लाख का भी नहीं मिल रहा। मवेशी मंडी में जानवर बहुत महंगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं मवेशी मंडी में, और उनसे सूरत हाल जानेंगे मवेशी मंडी की। नुमान, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ पर मुहित
मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी ये मवेशी मंडी है जो कि कराची के नौतरन बाईपास पर लगाई गई है। 1 लाख से जायद यहाँ पर मवेशी मौजूद हैं और जो मवेशियों के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिनमें 16 ब्लॉक जो है वो आम हैं जबकि 4 जो है वो VIP रखे गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऊँटों के ब्लॉक में और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के ऊँट मौजूद हैं। काला ऊँट भी है, लाल ऊँट भी है, सफ़ेद भी है, ब्राउन भी है। ब्राउन तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन कमर आप भी आपको मेरे अक़ब में दिखाएं तो ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ऊँट ही ऊँट है। बड़े खूबसूरत ऊँट है। इसी के साथ साथ अगर इस जानिब भी अगर मेरे कैमरामैन कमर आप भी आपको दिखा सके तो इस जानिब भी ऊँट ही ऊँट है और इस पूरे ब्लॉक के अंदर कोई और मवेशी नहीं है जबकि सिर्फ ऊँट यहाँ पर हैं और ऊँटों की जो सजावट का सामान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि इसके अलावा शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। मवेशियों के जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। बताइए जरा आप कहाँ से आए हैं और कितने जानवर लेकर आए हैं? सर हम शहदादपुर से आए हैं, हम 37 जानवर लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी तक कुछ फरोख्त हो चुके हैं, बिके हैं कुछ क्या? जी बिके भी हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे जो सस्ता जानवर है वो कितने का है और महंगे से महंगा कितने का है? सबसे सस्ता जो है 15 लाख का है और उससे महंगा है 25 लाख। ओहो, ये तो बहुत महंगे हैं और कराची वाले इसके हवाले से काफ़ी कीमतों के हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इतने महंगे क्यों हैं ऊँट? क्या हो गया है? 15 लाख रुपए का सबसे कम जो है कम से कम जानवर है, तो इतना महंगा क्यों है? नहीं, इनसे कम के भी हैं जो भारी भरकम नहीं हो गई। ये है वेट में, हाइट में, सब चीज़ में ये खूबसूरत भी हैं। इन पर खर्चा भी होता है जो हम इन पे चारा करते हैं या इनके पालने के लिए इंतजाम करते हैं, उनमें बड़ा खर्च होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप कितने जानवर लाए हैं, कहाँ से आए हैं? सर मैं इसी के साथ हूँ, 37 जानवर लेके आए। साल भर का हमारा खर्चा होता है। खर्चा हमारा इतना बहुत है और मंडी में आते हैं कोई रेट नहीं लगा सकता, ना खरीदारी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, खर्चे बहुत मंडी के हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर व्यापारियों से हमने बात की, शहरी भी कुछ आए हुए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जरा क्या रेंज है, क्या रेंज सोच कर आए हैं, ऊँट कैसा पसंद आ रहा है, क्या हो रहा है? भाई हम तो रेंज जो सोच समझ के आए हैं वो तकरीबन हमारी रेंज है 5 लाख 6 लाख की, और यहाँ तकरीबन कम से कम जो ऊँट है वो 8 लाख 9 लाख 10 लाख, मतलब पिछले साल हमने कुर्बानी की तो 4 लाख में हो गई थी। अब हम आए दोबारा पूछने के लिए तो भाई यहाँ पे 9 लाख 10 लाख 15 लाख 18 लाख 19 लाख तक का जो ऊँट जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखें हर जगह मतलब आपको ऊँट ही नजर आएंगे। और अच्छा, जो ना एक बात मुझे बताएं, अब अगर इतने महंगे ऊँट हैं तो क्या खरीदारी करेंगे आप लोग ऊँट की? फिर भी कुर्बानी होगी और फिर जब कुर्बानी के लिए जाते हैं तो फिर कसाई वसाई की भी पैसे होते हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस वक्त कराची वाले कुर्बानी करने जा रहे हैं, जानवर खरीदेंगे? जी बिल्कुल, हम जो है सोच रहे हैं ऊँट लेने से पहले हम जो है 10 बार सोच रहे हैं, और अगर जब बार्गेनिंग करने पे आए तो फिर सीधे मुँह बात नहीं करते व्यापारी, सही है ना। और फिर अल्लाह को अगर मंजूर हुआ, अल्लाह पाक ने लिखी होगी किस्मत तो भाई हो जाएगी। ढूंढ रहे हैं, जब से आए दोपहर से आए तो ढूंढ ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। अगर कहीं बात बनती तो इंशाल्लाह हम लेते हैं। अच्छा, अगर ऊँट पर बात नहीं बनी तो फिर क्या कोई और मवेशी लेने जाएंगे, गाय लेने जाएंगे, बकरा लेने जाएंगे? बिल्कुल, फिर ये है कि जो ऊँट अगर 9 लाख 10 लाख का तो भाई हमें जानवर कम से कम 5 लाख से शुरू है यहाँ पे, तो फिर हम जानवर तरफ रुजू करेंगे, हम वहाँ की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा और कैमरा आपको घुमा दे तो ऊँट को सजावट का जो सामान होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके हवाले से भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों के लिए ये एक आसानी के लिए मवेशी मंडी में ये इस तरह के कैंप भी लगाए गए हैं जिसके अंदर ऊँट की सजावट के हवाले से तमाम सामान मौजूद है, और उसके ऊपर हार पहनाने वाला हो या प्लास्टिक के फ्लावर्स का जो हार होता है वो भी है। इसके अलावा मोहरे हैं और पायल हैं ऊँटों के जो कि मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर लगे हुए हैं कैंप पर। बड़ी तादाद में मवेशियों के इस ब्लॉक में जो है वो ऊँट मौजूद हैं, हर कलर का, हर नस्ल का यहाँ पर जो ऊँट है वो यहाँ पर मौजूद है। सफ़ेद ऊँट भी है, और वैसे जो शहरी हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद ऊँट की तलाश में आ रहे हैं, लेकिन वो ऊँट जो है वो कम है। और जो ब्राउन ऊँट हैं, जो लाल ऊँट हैं, जो काले ऊँट हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। शहरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बन रहे हैं क्योंकि ऊँटों के ऊपर मुख्तलिफ अक़साम के डिज़ाइन किए हुए होते हैं, और ये वो जो डिज़ाइन होते हैं वो सिंध की सकाफ़त को भी उजागर कर रहे होते हैं। जबकि इसके साथ ही
जो है वो जो ऊँट पंजाब की साइड से आए हुए होते हैं उनके ऊपर पंजाब की सकाफत के जो नक्श होते हैं वो बनाए हुए होते हैं। तो ये शहरियों की तवज्जो का मरकज इस वक्त बन रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर मौजूद हैं। जी, कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनक के अरूज पे ईद के कुर्बा की तैयारियां जारी हैं और शहरी कह रहे हैं कि बहुत महंगे दामों में ख़रीदारी की जा रही है। व्यापारी बहुत ज़्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। कहते हैं कि एक ऊँट जो कि 1 लाख रुपए का मिलता था वो आज 7 लाख का भी नहीं मिल रहा। हमारे नुमाइंदे नुमान गुल वहाँ पर मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल हमें बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बदतरीन लोड शेडिंग पर। शहरियों का पारा हाई, लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में एलानिया लोड शेडिंग के अलावा कई घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली आती नहीं, बिल पूरा भेज देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कान खानी से। बताइएगा हमें जावेद। बिल्कुल जी, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो अब मुस्तस्ना हो और लोड शेडिंग ना होती हो। जो इस्तिस्ना करार थी जिन इलाकों को जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस थी, यानी कि बिजली चोरी नहीं होती, जिसका दावा जो है वो कि इलेक्ट्रिक करती थी और इलाकों में 24 घंटे जो है फवारानी बिजली की रहती थी। लेकिन अब ऐसा इलाका शादिर और नादिर कराची में कोई हो, जैसे ही मौसम गर्म हुआ तो उसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो पहले जो है 6 घंटे था तो वो उससे डबल होकर 12 घंटे पे चला गया। और मुख्तलिफ इलाके ऐसे जैसे कोरंगी, औरंगी टाउन, कैदाबाद, लांडी, ये तो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर तकरीबन 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरी कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद जो है वो 2.5-3 घंटे के लिए लोड शेडिंग की जाती है। इस वक्त हम कोरंगी में मौजूद हैं। अल्लाहवाला टाउन का भी यही हाल है। एलानिया लोड शेडिंग जो है जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐलान किया गया, उसके मुताबिक जो है वो 2.5 घंटे की 4 मरतबा दिन में जो है वो लाइट जाएगी, यानी कि 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है ऐलानी है। लेकिन इसके अलावा भी दिन हो या रात हो 2-2, 3-3 घंटे बिजली जो है वो इजाफी ली जाती है। बिल मुकम्मल तौर पर भेजे जाते हैं और बास पुर्स करने के लिए कई इलेक्ट्रिक की टीमें भी घरों पर भेज दी जाती हैं। बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितना बिल अदा किया जाता है। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इसलिए कि बुजुर्ग शहरी परेशानी का आलम है, गर्मी है, कितने घंटे लोड शेडिंग की जाती है, कब कब लाइट आती है, कारोबार कैसे चला रहे हैं आप लोग? सर, कारोबार करने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसमें से 1 घंटा लाइट आती है, जिसमें 4-4 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बहुत परेशान होते हैं और कारोबार में भी परेशानी आ रही है। घर धूप में देखें लोग परेशान हो रहे हैं। और हमारा ये है कि लोड शेडिंग सही की जाए और बच्चे भी परेशान ना हो। जो कारोबार आता है लोड बिल तो इतना आ रहा है कि बस बोले मत। अभी जिनके एक टीवी चलता है, एक फ्रिज चलता है, तो बिल देखें तो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार बिल भेज देते हैं। पहले भी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल इतने पर्चे भेज देते हैं ये लोग। अब गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? क्योंकि गरीब आदमी जो है वो महंगी बिजली जो है वो अफोर्ड करने के काबिल नहीं रहा है। बुजुर्ग शहरी इनसे जानते हैं, एक तो बिजली महंगी, फिर कई घंटे लोड शेडिंग, पानी नहीं है, बिजली की वजह से पानी भी नापैद हो गया है, छोटे छोटे घर हैं, हवादार नहीं है, कारोबार नहीं है, दुकानों में लाइट नहीं है। सर, इस टाइम इतना बुरा हाल है, गर्मी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बुखार आ रहे हैं और मसला यहाँ पानी का और बिजली का तो इतना बहरान है। ना तो टैंकर वालों से पानी मिल रहा है और ना यहाँ लाइन का तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और दूसरा ये है कि अब की गएगी रात को तकरीबन 9-10 बजे तक लाइट आएगी, 6 बजे जाएगी, 9 बजे आएगी, फिर 10 बजे जाएगी, 1-1:30 बजे तक आएगी, फिर 2:30 बजे जाएगी, सुबह 4 बजे आएगी। यानी कि बिजली भी ना होने के बराबर हो रही है इस टाइम। तो ये अब क्या आवाम करे, एक कौन बोले इनको और कौन इनको समझाए कि यार इस हाल में गर्मी में आदमी वैसे मर रहा है बीमारियों से। और जो है इनको एहसास होना चाहिए कि यार कोई इंसान है, ये तो नहीं है कि भाई अब बेरोज़गारी से भी परेशान और बिजली से भी परेशान और पानी से भी परेशान और वैसे ही महंगाई ने पीसा हुआ है। ऊपर से ये रईस कसर ये बिजली वाले खा रहे हैं, ये ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, ना कोई महंगाई में कमी पेशी आ रही है। हर तरह परेशान आवाम हुई पड़ी।
बिल्कुल जी, शहरी तो हर तरीके से जो है वो अपना जो गुस्सा है उनका पारा जो है यकीनी तौर पर उन नुमाइंदों पर जो मुंतखब हुए, जो इनके पास वोट लेने आए, इलाकी सतह पर जो लोग काम करते हैं उन तमाम लोगों से, इसलिए कि वही जाकर जो है वो इदारों से बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक का तो ये हाल है कि कई घंटे लोड शेडिंग ना होने के बायस जो है वो बिजली के भरकम बिल भारी भेज दिए जाते हैं, जिसके बायस उन्हें अदायगी जो है उनकी मुश्किल हो जाती है। और ऐसे इलाकों के रहने वाले जहाँ पर 60 गज का एक मकान, एक कमरे का मकान जिसमें एक पंखा और एक बल्ब जलाया जाता है, जिसमें से वो भी 8 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है, जिसके लोड शेडिंग ज़्यादा होने के बावजूद जो है वो हज़ारों रुपए का बिल जो है वो भेजा जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, मैं बताइएगा कितनी लोड शेडिंग हो रही है, परेशान है लोड शेडिंग से? आपके यहाँ बिजली बहुत अच्छी आती है, बिल कम आते हैं? देखें भाई, बात यह है यहाँ पे लोड शेडिंग की वो आलम है, 5-5, 6-6 घंटे अगर फॉल्ट में आ जाए तो 24 घंटे भी के इलेक्ट्रिक वाले आने की उनको कोई ज़िम्मत नहीं होती है। कंप्लेन करो, बोलेंगे हमारी टीम आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, 1 घंटे में आ रही, 3 घंटे में आ रही। पिछले 4 दिन पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे बाद भी कंप्लेन में कोई नहीं आए। 24 घंटे बाद भी 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, तो मतलब हर रोज़ इनका यही तकरीबन 10-12 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है, कोई सुनवाई नहीं है। एल माला वाले काउंसलर के पास जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जा रहे हैं, मतलब कोई टसो मस नहीं है। बिल्कुल जी, शहरी परेशान है, बिल टाइम से पे करते हैं, लेकिन फिर भी घंटों घंटों लोड शेडिंग की जाती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक को उनका अमला जो है वो गायब रहता है, बिजली कई घंटे नहीं आती है। और अगर कंप्लेन की जाए तो दादरसी के लिए जो है वो सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जल्द टीम को भेज दिया जाएगा। आला हुकाम से ही फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो खुदारा इस गर्मी के मौसम में एक तो बिजली सस्ती भी की जाए और इस लोड शेडिंग के दौरानियों को भी कम किया जाए। जी, लोड शेडिंग के दौरानियों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया जावेद कामखानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले, कमिश्नर कराची का आवाम को बड़ा रिलीफ। आटे की सरकारी कीमत में 25 रुपये किलो की बड़ी कमी का ऐलान। कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। बताइएगा हमें काविश, क्या अपडेट्स हैं अभी? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची ने आवाम को रिलीफ दिया। रोटी की जो आटे की सरकारी कीमत में 25 रुपये किलो की बड़ी कमी कर दी है। कमिश्नर कराची ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फाइन आटे की होलसेल और रिटेल कीमत में 25 रुपये किलो की बड़ी कमी की है, जिसके बाद फाइन आटे की होलसेल कीमत 95 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि रिटेल कीमत 100 रुपये किलो हो चुकी है। जबकि जो चक्की का आटा है उसकी कीमत में 8 रुपये किलो की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 115 रुपये हो चुकी है। जबकि जो 2.5 नंबर आटा है उसकी कीमत में मामूली कमी देखी जा रही है। होलसेल में 2 रुपये कमी से 91 रुपये किलो पर आ चुका है, जबकि 2.5 नंबर आटे की जो रिटेल कीमत है उसमें 3 रुपये की कमी की गई, 95 रुपये किलो में फरोख्त करना होगा। शुक्रिया आपका काविश मेमन। सिटी कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का केस की समाअत हुई। एफआईए की तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम यासिर शामी को बेगुनाह करार दे दिया। एफआईए ने मुकदमे का ज़िमनी चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने एफआईए की तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। जवाद आसिफ से भी रब्ता करेंगे। अभी बताएं आपको, सिटी कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने के केस की अहम समाअत हुई। एफआईए की तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम यासिर शामी को बेगुनाह करार दे दिया। एफआईए ने मुकदमे का ज़िमनी चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने एफआईए के तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का ये केस है जिस पर आज अहम समाअत हुई है। एफआईए की तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम यासिर शामी को बेगुनाह करार दे दिया। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सिटी कोर्ट में मरहूम एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजिबा वीडियोस वायरल का केस है। एफआईए की तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम यूट्यूबर यासिर शामी को बेगुनाह करार दे दिया है। एफआईए ने मुकदमे का ज़िमनी चालान अदालत में पेश कर दिया है। एफआईए ने चालान में बताया कि यासिर शामी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं, जबकि जो वकील लियाकत कबूल है उसने ज़िमनी चालान पर एतराज़ किया कि मुद्दई मुकदमा दुआ आमिर के वकील जिया एवान और दानिया के वकील ने एतराज़ किया।
जबकि जो जिया एवान एडवोकेट हैं जो कि बुशरा इकबाल की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि FIA मुकदमे के हतमी चालान में यासिर शामी को मुल्जिम करार दे चुकी है। हतमी चालान के मुताबिक यासिर शामी के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। अब FIA कह रहा है कि यासिर शामी के खिलाफ कोई शवाहिद भी नहीं मिले हैं, जबकि लियाकत कपूर एडवोकेट का कहना है कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो वायरल करने का असल मुल्जिम यासिर शामी है और दानिया शाह का आमिर लियाकत के बच्चों से जायदाद का तनाजा है और दानिया शाह को फंसाने के लिए मरकजी मुल्जिम यासिर शामी को मुल्जिमान की फहरिस्त से निकाला गया है, ये कहना था लियाकत गबोल एडवोकेट जो कि दानिया शाह के वकील हैं। जिसके बाद अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने कहा कि मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी है। याद रहे ये जो यासिर शामी है ये अबूरी जमानत पर अदालत से रिहा है। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ। तो बात करेंगे सूबाई वजीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत एंडोमेंट फ़ंड का इजलास। फ़ंड के बेहतर और सही इस्तेमाल पर DG कल्चर की ब्रीफिंग। मज़ीद तफ़सीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा क्या थी ये ब्रीफिंग? की मंजूरी दी गई है और 30 गरीब आर्टिस्ट आज इस जमाली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। फिल वक्त आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत एंडोमेंट फ़ंड का इजलास हुआ। फ़ंड के बेहतर और सही इस्तेमाल पर DG कल्चर की ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की वक्फ फ़ंड में शफाफियत और हकदारों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत सामने आई। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं सही इस्तेमाल पर DG कल्चर की ब्रीफिंग। फ़ंड के सही इस्तेमाल के लिए ब्रीफिंग दी गई है। सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत एंडोमेंट फ़ंड का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह के वक्फ फ़ंड में शफाफियत और हकदारों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। फ़ंड के बेहतर और सही इस्तेमाल पर DG कल्चर की ब्रीफिंग भी सामने आई, जिसमें सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत एंडोमेंट फ़ंड का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह के वक्फ फ़ंड में शफाफियत और हकदारों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं फ़ंड के बेहतर और सही इस्तेमाल पर DG कल्चर की ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत एंडोमेंट फ़ंड का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह ने कहा कि वक्फ फ़ंड में शफाफियत और हकदारों तक रसाई यकीनी बनाई जाए, हिदायत की गई है। और ये हिदायत जो है वो एंडोमेंट फ़ंड के इजलास में की गई है। एंडोमेंट फ़ंड जो है वो सूबाई वज़ीर जुल्फ़कार अली शाह की ज़र सदारत हुआ। फ़ंड के बेहतर और सही इस्तेमाल पर DG कल्चर ने ब्रीफिंग दी। आजिज़ जमाली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर अपडेट कीजिएगा हमें। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि ये महकमे सकाफतों से आज का एंडोमेंट फंड है और इसका काम होता है जो गरीब और ज़रूरतमंद फनकार होते हैं दिन भर में उनकी मदद करना। इजलास को बताया गया 114 नए सालाना वजीफों की मंजूरी दी गई है, यानी जो पहले वजीफे मिल रहे थे ये एक्स्ट्रा होंगे और इसमें 30 गरीब आर्टिस्टों की बेटियों की के लिए माली मदद की भी इजाज़त दी गई है, मंजूरी दी गई है। और एंडोमेंट फंड से बताया गया है कि रवां साल 120 से ज़ायद अफराद की माली मदद की जा चुकी है। इस इजलास में DG कल्चर भी शरीक थे, सूबाई वजीर के अलावा मेंबरान थे, उसमें सैयद अहमद शाह हैं, अमजद शाह, अयूब कोसो, इसाक समेजो, नूर चाकरानी, ये तमाम लोग शरीक थे। और ये इसमें तमाम आने वाले लोग शरीक थे। आजीज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। सहाफ़ी नसरुल्लाह गजानी के हवाले से मुलाकात में गुफ्तगू की गई। क्या गुफ्तगू की गई है, इसी पर तफसीलात जान लेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दाखिला से आज सहाफ़ियों की एक जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ़द से मुलाकात की है। PFQJ के सदर GM जमाली की क़यादत में जॉइंट एक्शन कमेटी के वहीद राजपर, गाजी झंडीर, फ़हीम सिद्दीकी और दीगर रहनुमा जो हैं वो इस मुलाकात में शरीक थे। सूबाई वजीर को तमाम तर सूरत हाल से बताया गया। मैं आपको ये भी बताऊं, इस मुलाकात में शहीद नसरुल्लाह गडानी के भाई और रिश्तेदार भी शरीक थे
उन्होंने पूरी पेशरफ्त से आगाह किया। सहाफ़ियों ने सूबाई वजीर को बताया कि अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं शहीद नसरुल्लाह गडानी के, और सहाफ़ियों को एक मुल्क गिर एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसपे वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि काफ़ी लीड्स मिली हैं, पुलिस जल्द कातिलों तक पहुंचने वाली है, कातिलों का अता पता लगा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त हम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, और उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत ही जल्द नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।